दोस्तों आज जिस व्यक्ति के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट, ब्यूरोक्रेट, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में और उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और 5 ऐसे पॉलिटिकल लैंडमार्क्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जिसने भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्ट किया बहुत ज्यादा। तो ये वीडियो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोस आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो डॉक्टर सिंह फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव जी के टेन्योर में 1991 में। उस समय ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था इंडिया और हमारे जो फाइनेंशियल रिजर्व थे वो भी सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए ही बचे थे। इवन हमारा गोल्ड भी ऑलमोस्ट मॉर्गेज था पूरे इंडिया का। लेकिन 1991 में जो बजट मनमोहन सिंह जी लेकर आए, जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थे उस बजट में, उससे लाइसेंस राज उन्होंने खत्म किया जिसकी वजह से बिजनेसेस को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी काम करने में। टैरिफ्स उन्होंने रिड्यूस किए ताकि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारा नाता जुड़ सके। जो भी हमारे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में ड्यूटी लगती थी उन्होंने उसको काफी हद तक रिड्यूस किया, मिनिमलाइज किया और भारत की इकोनॉमी को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ओपन किया। क्योंकि उस समय क्या था, हमने पढ़ा था कि हमारे में इतना डर हो गया था हमारे ऊपर राज होने के बाद 1947 में जब हमें आजादी मिली कि क्योंकि ब्रिटिशर्स कैसे आए थे। ब्रिटिशर्स हमारे देश में पहले एज अ ट्रेडर ही आए थे, व्यापार करने आए थे, हमें काम देने आए थे। तो उस समय हमारे लोगों के माइंड में इतना डर बैठ गया था कि अगर हमने फिर से हमारी इकोनॉमी ओपन कर दी और अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमें मिलने लग गई बाहर की कंपनियों की तरफ से, तो क्या पता कि हमारे पर फिर से राज हो जाए या इंडिया फिर से कैप्चर हो जाए। इसी के चलते ये डर को हटाते हुए उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ओपन किया ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश में आ सके। और ऐसा करने थे समय, अब हमें लगता है कि बाद में जाकर ये अच्छा हुआ कि ऐसा उन्होंने किया। लेकिन उस समय ऑलमोस्ट ऑपोजिशन से, खास करके बीजेपी से भी बहुत ज्यादा उन्हें निंदा देखने को मिली थी कि ये बहुत गलत फैसला है इंडिया के लिए। लेकिन आज हम सोचते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो इंडिया का हाल क्या ही होता। ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो पैकेज था, इसने एक नए कोर्स पे सेट किया इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को। डॉक्टर सिंह ने अपने फर्स्ट टर्म में एज अ प्राइम मिनिस्टर 2004 से 2009 के बीच में इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील भी साइन करी थी। इसके तहत इंडिया हमारा सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेपरेट करने के लिए अग्री किया था हमने। इस डील की वजह से इवन उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर टर्म को भी खतरे में डाला क्योंकि उस समय जो सरकार बनी थी वो एक तरीके से समझौते की सरकार थी जिसमें से 61 एमपीज जो थे लोकसभा के वो दूसरी पार्टीज के, लेफ्ट पार्टीज के थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो अपने डिसीजन पर टिके रहे और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बावजूद भी उन्होंने इस डील को साइन किया। अपने प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में डॉक्टर सिंह बहुत बड़े बड़े कानून भी लेकर आए जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में लाया गया था जिसके तहत हमारे को किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन निकलवाने का, गवर्नमेंट से पूछने का अधिकार था कि किसी भी स्कीम के तहत क्या चल रहा है। राइट टू एजुकेशन 2009 में लॉन्च किया गया था जिसके अंदर 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उन्होंने प्रोवाइड कराई थी। और मनरेगा के तहत उन्होंने कम से कम 100 दिन की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट जो थी वो हर सिटीजन को दिलाने के लिए प्रॉमिस किया था। और ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम्स रही हैं तीनों की तीनों, जो कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में ही लागू की गई थी। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उस समय भी इंडिया की ग्रोथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। 3 महीने के अंतराल में वो 3 बजट्स लेकर आए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 3 महीने के अंतराल में वो 3 बजट लेकर आए हैं दिसंबर 2008 से फरवरी 2009 के बीच में, जिसका टोटल जो था 1,86,000 करोड़ रुपए का था, या जिसको हम कह सकते हैं उस समय की जीडीपी का 3.5% था। आफ्टर डूइंग बेटर देन व्हाट द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट हैड रिक्वायर्ड इन 2007-2008 में जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज्यादा उन्होंने बजट प्रोवाइड किया था। इंडिया का फिजिकल डेफिसिट जो था वो 6% पहुंच गया था जीडीपी का 2008-2009 में, जो कि प्रीवियस ईयर में 2.7% था। सोच सकते हैं कितना ज्यादा अंतर था। 7 मंथ में 2008 से अक्टूबर अप्रैल 2009 के बीच में आरबीआई ने मॉनेटरी कंडीशन में भी ईजनेस करी थी, बहुत ज्यादा छूट दी थी। अनऑर्थोडॉक्स मेजर लिए गए थे क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो ऐसे चीज को टैकल करने के लिए कुछ टूल्स भी अनऑर्थोडॉक्स लिए गए थे। उस समय 5,60,000 करोड़ रुपए अवेलेबल किए गए थे डोमेस्टिक और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए।
द गवर्नमेंट कंटिन्यूड विद द स्टिमुलस पैकेजेस इन 2009-2010। गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये पैकेज 2009 और 2010 में भी तीसरा बजट को लेकर आए थे, और जो फिजिकल डेफिसिट था वो उस समय 6.4% ऑफ जीडीपी टच कर चुका था। द इकोनॉमी स्टेज एन इम्प्रेसिव रीबाउंड from 9% plus in the previous 3 years. It dropped to 6.7% in 2008-2009 and then bounced back to 8.5% in 2009 and 10. सोच सकते हैं 9% प्लस प्रीवियस ईयर्स में चल रहा था, उसके बाद वो सीधा 6.7% पर गिर कर रह गया 2008-2009 में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा था इस क्राइसिस से। लेकिन 2009-2010 में ये वापस से जीडीपी हमारी बाउंस बैक करती है और 8.5% पर आ जाती है। ये जो स्टिमुलस पैकेजेस थे हाउएवर विड्रॉ नहीं किए गए थे, उसके बाद भी वो चलते रहे थे। अपने प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में दोस्तों मनमोहन सिंह जी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग रूल्स बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि उन्होंने 2 ऐसी कमेटी बनाई थी, जिसमें से पहली थी सचर कमेटी और दूसरी थी रंगनाथ मिश्रा कमेटी। इनका मेन पर्पस ये था कि जो भी बैकवर्डनेस मुस्लिम कम्युनिटी में चल रही है उसको एड्रेस किया जाए, उसको किसी तरीके से टैकल किया जाए। रंगनाथ कमेटी ने जो दोस्तों रेकमेंड किया कि जो एससी स्टेटस होना चाहिए वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, दलितों को भी रिजर्वेशन मिल सके जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश उनको झेलने को मिला। आप आज तक के भी स्पीच देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि वो बैकलैश पे बैकलैश दे रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज्यादा, हालांकि वो मानते नहीं है ऐसा कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ऐसा बोला है, लेकिन अभी तक वो बैकलैश झेल रहे हैं। और उन्होंने कुछ ऐसा कहा भी नहीं था कि स्पेसिफिकली वो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही इसको रूल्स को ला रहे हैं, ऐसा नहीं था। ऐसी जितनी भी कम्युनिटी है, चाहे वो मुस्लिम्स हो या कोई भी हो, वो उन सबको प्रोटेक्ट करके चले। मुस्लिम्स उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो भी दलित मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो रहे थे उनको ऐसी जो है रिजर्वेशन मिलना उनके तहत इंपॉर्टेंट था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 2006 की मीटिंग में भी उन्होंने एड्रेस किया था इस बात को। अगर मैं प्रॉपर उनका स्पीच कोट करूं कि आई बिलीव आवर कलेक्टिव प्रायोरिटीज आर क्लियर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment, needs of general infrastructure along with the programs for the upliftment of SC, STs, other backward classes, minorities and women and children, he said. He went on to add that we would have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share inequitability in the fruits of development. उन्होंने सारी एससी कम्युनिटी को नाम लिया था, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स इसलिए बोला था क्योंकि वो बैकवर्ड बहुत ज्यादा चल रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी के रूप में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया। ये कुछ 5 चंद चीजें हमने पढ़ी हैं, समझी हैं इस वीडियो में, जो कि मनमोहन सिंह जी अपने टेन्योर में लाए थे। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली हो पाई है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से ही ऐसा हो रहा है, नहीं। 2014 के पहले की जो ग्रोथ है वो अनपैरेलल्ड है, अभी तक उस ग्रोथ को टच नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी इस वीडियो में या इन रूल्स के बारे में, इन पॉलिसीज के बारे में, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।